बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेसा देरान के साथ फ़राह खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है K2 से बिल्कुल लाइव और बराह रास्त दुबई स्टूडियो से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और वो व्यूवर्स जो कि थोड़ी सी मोहब्बत हमसे करते तो उनको ये सरप्राइज़ अच्छा लगा होगा कि आज फिर फ़राह खान तशरीफ़ लाई हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में बोला था कि ये प्रोग्राम एक्चुअली यासिर भाई करते हैं, लेकिन यासिर भाई की गैर मौजूदगी में कोई ना कोई होना चाहिए जो इस प्रोग्राम को चला सके। तो जब तक वो नहीं आते तो इस प्रोग्राम में आप फ़राह खान को जो है वो देखेंगे। और जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि परदेसा देरान प्रोग्राम में क्या होता है, और जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं या जो हमारी फैमिली में न्यू एडिशन हुआ है, लोगों को नहीं पता कि प्रोग्राम परदेसा देरान में क्या होता है, तो उनके लिए मैं प्रोग्राम में के स्टार्ट में ही बताना चाहूँगी कि अब से लेके ठीक 6 बजे तक, अगर मैं यूएई टाइम की बात करूँ तो आपको और हमारा ये खूबसूरत सा साथ रहेगा। और पाकिस्तान में 6 से लेकर 7 बजे तक ये प्रोग्राम जो है वो देखा जाता है। और इस प्रोग्राम में लाइव टेलीफोन कॉल्स जो है वो शामिल होती हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि इस 1 घंटे के मुख्तसर से दौरानिए में हम हमारे व्यूवर्स के लिए परदेश में जो रहने वाले लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके हवाले से बात की जाए, उनकी खुशियों के हवाले से बात की जाए, उनकी लाइफ के हवाले से बात की जाए, उनकी स्ट्रगल के हवाले से बात की जाए, उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं उसके हवाले से बात की जाए। आज का प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम मैंने किए हैं परदेसा देरान, तो आज का प्रोग्राम जो है वो मुझे थोड़ा सा हटकर लग रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा सा हटकर होगा। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यूएई में सिर्फ जो है वो मर्द हजरात जो है वो काम नहीं करते, यहाँ पे काफ़ी वर्किंग लेडीज़ भी मौजूद हैं, और कोई ना कोई होना चाहिए जो उनकी बिहाफ पे आकर मीडिया पे या स्क्रीन पे आके उनके बिहाफ पे बात कर सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की जो होस्ट हैं वो फीमेल हैं, और फिर जो इस प्रोग्राम की 2 मेहमान हैं, जो गेस्ट्स हैं, वो भी माशाल्लाह से फ़ीमेल है। तो आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप 1 घंटे तक हमारे साथ रहिएगा, साथ साथ में शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे, तो आप ब्रेक्स के दौरान अपने काम जो है वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की फ़ीमेल जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके हवाले से बात की, जो यूएई में काम करती हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ फीमेल्स मौजूद हैं, जो गेस्ट मौजूद हैं, वो भी काफ़ी अरसे से यूएई में मुकीम हैं। हमारे प्रोग्राम की जो पहली गेस्ट है वो पाकिस्तानी है, तभी आज प्रोग्राम में मौजूद है। लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, और कम से कम 6 साल हुए उनको यूएई में जॉब करते हुए। इससे पहले वो पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन पे काम कर चुकी है, स्पेशल जो बच्चे होते हैं उन पे काम कर चुकी है, और जो स्पेशल बच्चों के स्कूल्स होते हैं उन पे उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। वो अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें, उनकी फ़ील्ड की बात करें, तो वो साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो काउंसलिंग में है। इसके अलावा यूएई में उन्होंने काफ़ी जगह जॉब की, लेकिन करंटली वो काम कर रही हैं एक मेडिकल कंपनी हम कह सकते हैं, सर्जरी पेनिशिया में, जिसमें वो मेडिकल कंसल्टेंसी जो है वो कर रही हैं। और आज हमारे इस प्रोग्राम में वो तमाम उन वर्किंग लेडीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि यूएई में मौजूद है, और कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल या काफ़ी इश्यूज़ जो है वो फेस करना पड़ते हैं। तो अपने प्रोग्राम में अपनी पहली गेस्ट को वेलकम करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीना नवाज़ नौशाही, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़रीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप आपका कैसी फील्ड हैं? माशाल्लाह ऐसा है ना कि मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं आऊँ आपके पास बिल्कुल, व्हाई नॉट, यू कंसल्टेंसी वेलकम। ठीक है। जी। तो फरीना से बातें होती रहेंगी। हमारी जो दूसरी गेस्ट है उनका ताल्लुक एक ऐसी फील्ड से है जो कि मैं ये कहूँगी कि उस फील्ड में शायद काफ़ी फील्ड्स में लेडीज़ को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, लेकिन जब हम मीडिया से लिंक लेडीज़ की बात करते हैं तो उनको ज़्यादा अबूर होता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, उनको सोसाइटी को भी फेस करना पड़ता है जिनका ताल्लुक मीडिया फील्ड से हो। लेकिन उनके बारे में ये कहूँगी, दिखने में वो बिल्कुल यंग लगती है, लेकिन जब उन्होंने मुझे ऑफ द कैमरा बताया, जब उनका इंट्रोडक्शन बता रही थी कि वो मोर देन 20 ईयर्स जो है वो जर्नलिज्म की फील्ड से मुंसलिक हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रिंट मीडिया के साथ काम किया, और आजकल यूएई में भी वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हैं। काफ़ी जो मीडिया है उनके साथ उन्होंने मिल के काम जो है वो किया हुआ है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसमा अली जैन, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपका राज मुझे बताएं, पिछले मोर देन 20 ईयर्स आप कर रही हैं एंड यू आर स्टिल यंग। बस आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, यूएई में रहें तो ठीक है, that's तो आप all। यंग रह सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है जो हमारी पहली गेस्ट है उसके साथ ये बात लिंक हो सकती है। अगर आपको यंग रहना है तो उसके लिए आपका खुश होना जरूरी है।
मुझे बहुत हंसी से रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हम व्यूअर्स को बताती चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी, क्योंकि हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद है, हमारे साथ जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, तो हम फीमेल्स के प्रॉब्लम्स के हवाले से भी बात करें और इसके अलावा जो नफ्सियात से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, जितने मसले हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करें। अब फरीना, सबसे पहले मैं चाहूँगी कुछ मुख्तसर अल्फाज में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं या हम माहिर नफ्सियात की बात करते हैं, तो एक्चुअली नफ्सियात जो है, अगर उसको हम डिफाइन करना चाहें तो वो क्या है? सेम एक और क्वेश्चन भी है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फ़र्क क्या है? किस बंदे को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और किस बंदे को साइकेट्रिस्ट के पास? फरा, आपने पहले ही बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पहली बात तो ये, मैं आपको सेकंड जो आपका पार्ट है उस पर हम स्टार्ट करते हैं। जी। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली होता है जो थेरेपिस्ट होता है। Okay. और साइकोलॉजिस्ट के पास वो लोग आते हैं जिनको सिर्फ काउंसलिंग चाहिए होती है या डायग्नोज हम लोग कर सकें, तो ये एक अलग पार्ट है। जो साइकेट्रिस्ट होता है बेसिकली उसके पास मेडिकल की डिग्री भी होती है। Okay. तो वो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में। Okay, fine. और बेसिकली अभी तक साइकोलॉजी के एज कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, बट उसका अगर हम आसान लफ्जों में उसको, हाँ, कोई भी नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों ने इसको साइंस बोला है कि साइंटिफिक मेथड है आपकी बिहेवियर्स को स्टडी करने का, कुछ लोगों के लिए माइंड की स्टडी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इट्स अ साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी माइंड एंड बिहेवियर जी। तो इसके ऐसे कोई कंप्लीट अभी तक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है जी। फरीना से बातें चलती रहेंगी। मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम जो है वो इक्वल रहे और हम साइकोलॉजी के साथ साथ और लोगों की नफ्सियात के हवाले से बात करने के साथ साथ, चूँकि मैंने बोला कि आज हम तीनों एक्चुअली नॉट हमारे गेस्ट नहीं इंक्लूडिंग मी, हम तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएई में रहने वाली जो वर्किंग लेडीज़ हैं और उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। मैं चलूँगी आसमा की तरफ, चूँकि इनका ताल्लुक जर्नलिज्म फील्ड से और काफ़ी अरसे से आप यूएई में हैं, और तो इनके सामने काफ़ी इश्यूज आए होंगे। आपने बड़े करीब से स्टडी किया होगा वर्किंग लेडीज़ को। तो आपके इतने अरसे के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि यूएई में जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली कौन से इश्यूज जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं? देखिए, वर्किंग लेडीज़ यूएई में हो यूएई से बाहर हो, एक ही किस्म के उनके तकरीबन इश्यूज होते हैं। और हमारी फील्ड में तो इस तरह है कि आपको बाहर निकलना पड़ता है, यू हैव टू इंटरेक्ट विद सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग मिलते हैं, मर्द हजरात आपको मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। दूसरा, जब आप वर्किंग लेडी है और आप मैरिड हैं, मदर हैं, तो ये वाले इश्यूज़ भी बहुत फेस होते हैं। यूएई में रहते हुए आपको फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है, मतलब सास के पास छोड़ गए, अम्मी के पास बच्चे छोड़ गए, तो यहाँ पे हमें डिपेंड करना पड़ता है किसी और के ऊपर। तो एज अ वर्किंग लेडी आप बड़े डिवाइडेड होते हैं, मतलब आपका घर सेपरेट, आपका काम सेपरेट, और बाकी तो उस तरह के ही इश्यूज़ हैं। नॉर्मली आप बाहर निकलें, वर्किंग आवर्स आपके टफ़ हैं, और ये इश्यूज़ तो हैं ही, सब ख़वातीन के लिए हैं। ठीक है। फरीना से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैम को माशाल्लाह 20 साल हो गए हैं, और अगर हम 20 साल का कंपैरिजन करें 6 सालों से तो आई थिंक बहुत कम दौरान है, राइट? वो माशाल्लाह उन्होंने बोला कि वो फैमिली के साथ हैं, उनके बच्चे हैं। आप ज़रा मुझे उन लेडीज़ के बारे में बताएं जो कि अभी सिंगल हैं, यूएई में मौजूद हैं, वो अपने घरों से दूर हैं, वो फैमिली के साथ नहीं रह रही हैं। तो अगर हम उस क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके ख्याल में उन लेडीज़ को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है जब वो घर से बाहर होती हैं? फरा, पहली चीज़ जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बोलूँगी, आपने कहा कि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, बिकॉज मैंने भी सब कुछ फेस किया है। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है ना, हमसे एक क्वेश्चन पहला किया जाता है, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, बिकॉज वी आर इन यूएई, तो यहाँ पे एक मल्टी नेशनलिटीज़ लोग होते हैं, हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग देखते हैं बाकी कम्युनिटीज़ को, तो पाकिस्तानी फीमेल्स बहुत कम है जो कि जॉब्स कर रही हैं। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहली जो चीज़ हमसे पूछी जाती है कि आप फैमिली के साथ स्टे कर रहे हैं। मतलब अगर एक लड़की एजुकेटेड है और वो अपना करियर बनाना चाहती है, तो हम लोगों को उसको वेलकम करना चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि उनका जो करेजमेंट होती है ना, वो डिस्करेजमेंट में चेंज हो जाती है। तो एक तो ये बहुत चीज़ बड़ी होती है कि हमें डिस्करेजमेंट बहुत मिलती है यहाँ पे। क्या पाकिस्तानी हैं आप, यहाँ पे क्यों आए हैं, मतलब क्यों हम नहीं आ सकते क्या? मतलब इट मींस ये एक बहुत बड़ा, सॉरी, आप लोग आपको जज करने लगते हैं कि भाई आप अपनी फैमिली से अकेले यहाँ रह रही हैं। और आपने बात की कि लोग सवाल पूछते हैं किधर रहती है, किसके साथ रहती हैं,
और सेकंडली ये कि मुझे ये भी बताइए, जब आप पाकिस्तान जाती हैं यहाँ से या जब आप पाकिस्तान से आ रही होती हैं, तो आपकी जो फैमिली की सपोर्ट होती है या सोसाइटी की जो सपोर्ट होती है वो कितनी हद तक या कितनी परसेंटेज तक हमें मिलती फिर है? अब मेरे फादर सारी उम्र बाहर हैं, उन्होंने मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ट्रैवल किया, तो मैं उनको देख के ना, एक वो मेरे मेंटोर रहे हैं हमेशा से, मैं उनको देख के सोचती थी कि मैं भी इस तरह से ट्रैवल करूं और कहीं बाहर सेटल करूं अपने आप को। तो मैं अपना एक एम लेकर आई थी, और डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो, तो फैमिली सपोर्ट तो मस्ट है। और दूसरी बात आती है, कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आती हैं, कोई तो मजबूरी मजबूरी है, कुछ शौक से आते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपका जो टारगेट है, वो आपका गोल क्या है। तो फैमिली सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स के लिए जो बाहर आना चाहती हैं थोड़ा वीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी, मतलब मैं जो चीज़ें देख चुकी हूँ मैं उसकी बेस पे आपको बोलूँगी, तो थोड़ा सा वीक रहता है उनको यहाँ पे, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फैमिली सपोर्ट नहीं होता उनके लिए। ठीक है, तो आज मैं इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं अगेन वो बात करती हूँ कि हम दोनों की निस्बत आपका जो विज़न है वो हमसे ज़्यादा है। इन्होंने बोला कि फैमिली की तरफ से सम टाइम जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं पाकिस्तान में इवन उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, फिर आप आउट ऑफ कंट्री आते हैं तो आपको काफ़ी इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। तो आप अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे क्या कहती हैं कि जो हम लोग को परमिशन नहीं मिलती या सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही होती है, कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों की भी कोई गलती होती है? मेरा नहीं ख्याल है हमारा कि कोई रोल है कि हम उनकी वो सोच बदल सके और लोग हमें सपोर्ट रोल करें? तो हमारा बहुत बड़ा है। देखिए खुद भी ख्वाहिश करनी पड़ती है, अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ जो है आपको स्टेप्स उठाने पड़ते हैं और आपको काम करना पड़ता है। लेकिन हमारी गलती मुझे नहीं लगता कि है एज़ ख़वातीन। अगर मतलब मर्द की कोई ख्वाहिशात हो सकती है तो औरत की भी हो सकती है। जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कई जगहों पे घरों में हमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलती है, तो हम तो प्रिविलेज्ड हैं, हम तो लकी हैं कि हमें मतलब फादर्स ने सपोर्ट किया, भाइयों ने, हस्बैंड्स ने, सब ने सपोर्ट किया, तो हम इस स्टेज के ऊपर पहुँचे हुए हैं। बहुत सारी ख़वातीन इसी स्ट्रगल में रह जाती हैं। और यही भी सही कह रही हैं बिल्कुल कि जब आप यूएई में आते हैं एज ए सिंगल वुमन, एक तो बिल्कुल अजीब नज़र से देखा जाता है, अच्छा अकेली है, दूर जा रही है, अकेली रहेगी वहाँ पे। और यहाँ पे नेशनैलिटीज़ इतनी सारी हैं, 200 नेशनैलिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, हर किस्म की सोच रखने वाला बंदा है, हर किस्म का बंदा है। तो मतलब पाकिस्तान से या तो आप बहुत कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, फैमिली आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भेजे, वहाँ पे रहेगी, सही रहेगी, सेफ़ रहेगी, सिक्योर रहेगी। ये मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि यूएई सिंगल वुमेन के लिए या मैरिड के लिए सेफ़ और सिक्योर बहुत है, सेफेस्ट जगह ज़रूर है, बिल्कुल। तो ये एटलीस्ट वो मेंटली एट पीस हो सकते हैं फैमिली, अगर कोई भेजती है अपनी बच्ची को यहाँ पे कि आपकी बेटी सेफ़ है एटलीस्ट। मैं इनकी बात पे कंटिन्यू करूँगी कि हमें तो बीइंग अ फीमेल यूएई को थैंक्स करना चाहिए कि जितनी सेफ जगह है, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता बाहर निकलते वक्त। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, फीमेल्स बहुत सेफ हैं यहाँ पे। रात के 2 बजे भी हमें निकलना है तो हम निकल सकते हैं, हमें वो डर नहीं रहता कि पता नहीं, वरना पाकिस्तान में हमें सोचना पड़ता है कि हम किसके साथ जाएं, हम क्या करें। तो ये हम पाकिस्तान में इसीलिए ख़वातीन बहुत ज़्यादा ऐसी जॉब्स नहीं कर सकती। मीडिया में जब मैंने शुरू किया था एक बहुत मुश्किल टाइम था, मतलब बहुत कम लड़कियां थीं, क्योंकि आपके लेट नाइट वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी बहुत मसला होता था। अच्छा, आपने रात को 11 बजे घर आना है, मीडिया है तो उसके न्यूज़ ब्रेक होने का कोई टाइम तो नहीं होता ना। आपसे हज़ार सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, एक जिरगा बिठाया जाता है कि आप इतना लेट क्यों आई। तो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में दुबई से कॉल मौजूद है, देखेंगे कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई एम रियली सॉरी, हमारे साथ लाइन पे दुबई से कॉल मौजूद थी, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गेस्ट्स की बातें जो है वो उसमें थोड़ा मौका ढूंढना पड़ता है कि उनकी बात हम कैसे काट के कॉलर को प्रोग्राम में ऐड करें। तो आप भाई या बहन जो भी थे, आप दोबारा ट्राई करें, और जो भी आपके माइंड में कुछ है। मैं आज प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात करना चाहूँगी कि मैं इंकरेज करूँगी उन लेडीज़ को जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यूएई में मौजूद हैं कि वो आज आएँ और प्रोग्राम में शिरकत करें, अगर वो हमें देख रही हैं। इट्स ओके, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कल्चर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी फीमेल्स को स्क्रीन पे आना, तो क्या उनको ये भी अलाउड नहीं होता कि वो किसी प्रोग्राम में जाके कॉल करें। आप अपना नाम कोई और बता सकती है, इट्स ओके, बट हम ये चाहते हैं कि जो फीमेल्स की आज हम इश्यूज़ के बारे में बात करें तो उस पर आप भी और कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से भी ऐड करें। अच्छा अस्मा, आपने बात की, हमने तो अभी पाकिस्तान के बारे में बात की,
मुझे ये बताएं कि अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी इदारे हैं, काफ़ी एसोसिएशन हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ पे लोग काम करने वाले हैं उनके लिए सब कुछ बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान एसोसिएशन है या पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है या पाकिस्तान सोशल सेंटर है, उसमें आया फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई फीमेल्स हैं या नहीं है, या कुछ हो रहा है फीमेल्स के लिए वहाँ पे? अच्छा सर, इसमें ना काफ़ी थोड़ा डिफरेंस आता है। जो पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा का है उसमें ख़वातीन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, माई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऐसी कोई भी नहीं है। और बहुत टाइम हो गया जहाँ पे एज अ फैमिली आप जो है ना वो जाके अटेंड कर सके कोई इवेंट। ऑन दी अदर हैंड जो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है उन्होंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत डेवलप किया, तो उन्होंने एक लेडीज़ विंग भी बनाया है और उस लेडीज़ विंग में काफ़ी सपोर्ट मिलती है पाकिस्तानी ख़वातीन को। उसमें इनफैक्ट मैंने बहुत रिसेंटली एक स्टोरी भी की थी और काफ़ी प्रोग्राम्स भी उसमें किए हैं कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट और गाइडेंस और ये सारी चीज़ें स्पेशली फॉर लेडीज़ हैं। तो इस तरह की सिर्फ एक है, बट आई थिंक हमें और की ज़रूरत है अगर हम खुद भी मिल के बैठें। बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक और भी बताना चाहूँगी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, उन्होंने भी बहुत टाइम से वो यहाँ हैं, बट उन्होंने रिसेंटली एक लेडीज़ का जो है वो विंग बनाया। तो वो ख़वातीन जो रिप्रेजेंट नहीं होती थी, क्योंकि हर फील्ड में है, लेकिन बिजनेस जो कवर करने वाली थी ख़वातीन वो बहुत लाइमलाइट में नहीं आती हैं, तो उनका भी एक छोटा सा ग्रुप अब बन रहा है, वो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन आई थिंक अभी भी बहुत जगह है फॉर ग्रोथ फॉर वुमेन। बिल्कुल, प्रोग्राम में बातें चलती रहेंगी, लेकिन मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला था कि 1 घंटे का साथ है, लेकिन इस 1 घंटे के साथ में हम आपको भी ब्रेक का टाइम देंगे और हम भी ब्रेक लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि अभी प्रोग्राम में एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम है परदेसा दे रंग, मुझे फ़राह खान कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में 2 मेहमान जो है वो मौजूद हैं। एक है फरीना नवाज़ और दूसरे हमारे साथ आसमा। तो इनसे बातचीत जो चल रही है वो है यूएई में या एज अ होल, अगर हम यूएई से हट के बात करें, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो पाकिस्तानी वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। और इसके साथ साथ हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, चूँकि हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग कॉल्स करें। आपको लेडीज़ के प्रॉब्लम्स के हवाले से कोई बात जो कि आपको फेस करना पड़ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको नफ्सियात के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कॉल्स कर सकते हैं। अभी ब्रेक में हमारी बात चल रही थी, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर हम फीमेल जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके प्रॉब्लम्स पे बात करें तो हमारे लिए 1 घंटा 2 घंटा बहुत कम पड़ जाता है। और फिर साइकोलॉजी भी एक ऐसी फील्ड है कि उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो इस वक्त हमारी जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं, सिर्फ वो नहीं जो यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, बल्कि वो भी जो कि पाकिस्तान में बैठी है, वो प्लान कर रही है कि भाई वो यूएई शिफ्ट हो या किसी भी बाहर की कंट्री में जाए, वहाँ पे जॉब करें। तो आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ मैंने देखा है बहुत सी लड़कियाँ जो है बिना कोई होमवर्क किए, कोई भी उनको ऑफर लेटर जाता है, कोई भी उनको कॉल पे बोल देता है भाई मैडम आप आ जाएं, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और वो बिना कुछ तहकीक किए वो आ जाती हैं और फिर उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो आसमा आप बात करना चाहेंगी या फरीना? आप मैं बताती हूँ जी। मैं सिर्फ मैं अच्छी बात से शुरू करूँगी जी, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना बहुत सालों से जो अकेली मेड्स आने वाली है ना, स्पेशली आप अगर आप यूएई में बहुत अरसे से रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपको पाकिस्तानी मेड आप उस तरह नहीं हायर कर सकते जैसे आप बाकी नेशनैलिटीज़ के कर सकते हैं। तो वो उनको सपोर्ट दी हुई है और एक काइंड ऑफ कवरेज दी हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। आपको इजाज़त नहीं है अकेले आने की, लेकिन बाकी फील्ड्स के लिए खुला है और ख़वातीन आती हैं बहुत सारी। बट देन अगेन मेन रिक्वायरमेंट है, मर्द हो या औरत हो, अगर आपको कोई ऑफ़र मिलती है तो आपका काम है कि आप उसका बैकग्राउंड चेक लाजिम करें। आप चाहे दुबई सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी आ रहे हों तो आपका काम है ये चेक करना, क्योंकि एक्सप्लॉइट करने वाले तो बैठे होते हैं इंतज़ार में कि किस तरीके से हो। आप अपना लेटर चेक करें, आप तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन पिक अप अ फ़ोन, आप फ़ोन कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, हम कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान से कॉल है, मैं नहीं चाहती कि वो ड्रॉप हो, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अभी इस वक्त मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने फ़ौरन से कॉल ली थी तो जो भी था, हो सकता है कि उनको लगा नहीं यार बात नहीं करनी, फ़ोन बंद कर दिया। तो थैंक यू सो मच, आप जो भी थे। जी मैडम, आप बात करें। अच्छा, तो ये सारी बैकग्राउंड चेक करके जो है आना चाहिए लाजिम।
और दैट्स इट कि यहाँ पे आके थोड़े रिहाइश के इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमें इनिशियली आप अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है, आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है। तो इस किस्म के होमवर्क ज़रूर करके आएँ कि आपने अपना इलाका कौन सा चुना है, आपने किसके साथ शेयरिंग करनी है, वो सेफ़ है कि नहीं है। और अब अपनी जहाँ कंपनी है उसको तो लाजिम आप एक कॉल भी करके पूछ सकती हैं। तो वो मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है, पाकिस्तान से स्पेशली इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं जो कि फेक लेटर्स, पैसे ले लेते हैं और यहाँ आते तो पैसे ऐसे ले लेते हैं कि लोग अपना घर भेज देते हैं पूरे का पूरा, मर्द हजरात तो घर भेज देते हैं। और औरतें भी इसी तरीके से करती हैं, मतलब जिन्होंने आना हो वो अपने जेवर वगैरह बेच के तो जो है वो यहाँ के लिए टिकट्स और वीज़ा लेती हैं, और जब यहाँ आते हैं तो कई कई दिन उनको कहीं पे भी मतलब गुजारना पड़ता है, सड़क पे भी। और हाँ, मैंने सुना है काफ़ी, बल्कि आप तो खुद मीडिया में आपने काफ़ी स्टोरीज पढ़ी होंगी इस तरह की प्रॉब्लम्स फिर उनको। ये अभी कोविड के दिनों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, तो जब लोगों को बहुत सारे मसाइल थे, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके भी निकलना चाहिए पाकिस्तान से। मैं सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रही, दुनिया में आपने कहीं पे भी जाना हो। इवन अगर हम लोग पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में भी अगर आप कोई जॉब इवन आउट ऑफ सिटी भी जा रही हैं तो फीमेल्स की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी, क्योंकि हमारे बारे में कहा जाता है कि हम सनफे नाजुक हैं, ठीक है, हम बहुत जल्दी बेवकूफ़ भी बन जाते हैं और इजीली, और हमारी जो इज्जत होती है ना वो किसी भी लम्हे और वो बहुत क्रिटिकल होती है। तो आप कहीं भी जाएं, कहीं भी जॉब करने जा रहे हैं तो आप प्रॉपर होमवर्क करके जाएं, प्रॉपर चेक करके जाएं कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन आया मेरा वहाँ जाना सेफ है या नहीं। अच्छा, आसमा ने भी बातों के दौरान ही कोविड का जिक्र किया, तो मैं फरीना की तरफ जाऊंगी, थोड़ा नफ्सियात की तरफ। फरा, पहले तो मैं आप लोगों की जो कन्वर्सेशन चल रही थी उसको थोड़ा वाइंड अप करना चाहूँगी कि मेरी एक एडवाइस है अपनी सारी बहनों के लिए, वो कहीं पे भी जा रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि उनको होमवर्क करना चाहिए, पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। प्लस मेरा एक मशवरा है आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं दूंगी, कभी भी लोगों को ये मत बताएं कि हम किस मजबूरी में हैं। ये हम जब किसी को बता देते हैं, मेरी बहुत सारी बहनें हैं, फिर वो इस चीज़ का शिकार होती हैं, वो फिर उन लोगों को पता लग जाता है इनकी वीकनेस क्या है। सो नेवर टेल देम कि हाउ वी आर नीडी, जितना भी है जो भी है इट्स अप टू यू। तो हम अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था जी। इस वक्त एक कॉल भी मौजूद है, देखेंगे कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं मरियम बात कर रही हूँ, मरियम सुल्तान, और मैं भी इस वक्त यूएई में ही जॉब करती हूँ। जी तो मरियम, इट्स रियली प्लेजर कि आपने मेरी बात मानी। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो बहनें हैं वो कॉल करें। तो मरियम, पहले तो बताएं आप कौन सी फील्ड में काम करती हैं? मैं यूएई में एज एन अकाउंटेंट काम करती हूँ, और मुझे यहाँ पर अभी जॉब करते हुए 2 साल हो चुके हैं, बल्कि यूएई में आए हुए भी अभी 2 साल ही हुए हैं। अच्छा, मतलब आप अभी हमारी निस्बत अभी बच्ची हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि आप फैमिली के साथ रहती हैं? वो क्वेश्चन जो कि फरीना ने बोला, जो कि हर वर्किंग लेडी से पूछा जाता है, तो वो सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप फैमिली के साथ रहती हैं या अकेले? नहीं, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। मेरा एक भाई यहाँ पर जरूर है, और लेकिन हम लोग इकट्ठे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन उनको प्रोवाइडेड है। लेकिन मैं फरीना की बात को कंटिन्यू करूंगी कि दुबई आते हुए आपको पहला क्वेश्चन और जो कुछ आपको पाकिस्तान से फेस करना पड़ता है वो एक अलग इशू है। आपको यहाँ पर आने के बाद भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटालिटी पाकिस्तान से ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव होती है। शायद पाकिस्तान के लोग आपको ज्यादा ओपनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि आप यहाँ पे किसके साथ रहती हैं, कैसे सरवाइव कर रही हैं, और आपको ज्यादा जज किया जाता है जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी तरफ से। अच्छा मरियम, आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये बताएं मरियम कि जो फीमेल्स आना चाहती हैं पाकिस्तान से, वो इंटरेस्टेड हैं, वो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो उनको आने से पहले क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जब वो आ रही हैं तो उनको किन किन चीज़ों के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा? उनको एक तो यहाँ पर आने के बाद, जैसे मैंने अपनी पुरानी बात की कि आपको लोगों की तरफ से किस तरह का एटीट्यूड मिलता है, आपको खुद को ये प्रिपेयर करके आना चाहिए कि आपको लोगों को किस तरह से डील करना है। आपको यहाँ
पर हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन एक बात जो बार बार की जाती है, आपके शो में भी की गई, कि यूएई फीमेल के लिए बहुत सेफ है। जी। तो आपको ये सिक्योरिटी के साथ आप आ सकते हो, आपको वहां पर ये नहीं सोचना कि आप वहां जाकर किसी तरह से आपको सिक्योरिटी के कोई इश्यूज होंगे। आप एक सेफ माइंड रखते हुए आ सकते हो बीइंग अ फीमेल। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले हाँ, आपको अपनी एक और इशू आपका रेज किया गया था, अकोमोडेशन। तो सबसे पहले आपको उस पर डिटेल स्टडी करके आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है स्टार्ट में आते ही रहने के लिए, और एक अच्छी जॉब, तो जाहिर है आप उस पर होमवर्क करके आते ही हो। और ये दोनों चीजें अगर आपको अच्छी मिल जाती हैं तो आपको इतना इशू नहीं होता। और आपको खुद इंडिपेंडेंट जब आप आते हो तो आप इतना जरूर खुद को कर सकते हो कि आपको लोगों को किस तरह से डील करना है। ये तो जाहिर है जो भी आता है उसको इतना आइडिया तो होता है कि आपको लोगों को कैसे डील करना है। मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होके आना पड़ता है Exactly. कि आपको हर किस्म के हालात का सामना करना है। आप अकेली होंगी, आपको सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ और अपने साथ जो है वो एक जंग करनी होती है, तो आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। बिल्कुल, सिर्फ आपको लोगों को डील करना आना चाहिए। अदरवाइज सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पे आने में कोई मसला नहीं है। सिर्फ ओके। आपको लोगों को कैसे डील करना है, आपको उस चीज का आइडिया होना चाहिए। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर, स्ट्रांग होके आना चाहिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच मरियम, आपसे बात करके You're बहुत अच्छा welcome. लगा। Thank you. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो हमारा कॉलिंग नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मैं अगेन ये बात कहना चाहूँगी, जितनी भी हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं या इवन फीमेल्स हैं, अगर आप प्रोग्राम में शिरकत करना चाहती हैं तो हमें अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि आज जो हम फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करें तो आप भी उसमें कुछ ऐड करें, जैसे कि मरियम ने किया। कॉल से पहले मैं फरीना से क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। आसमा ने अपनी डिस्कशन में कोविड-19 का जिक्र किया। कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स गई, काफ़ी लोग जॉबलेस हुए, बहुत एक स्ट्रेसफुल माहौल था जो कि स्टिल है, बट पुराने वक्तों से अब थोड़ा बेहतर है। तो अगर हम कोविड के उस स्ट्रेस की बात करें तो बहुत से लोग जो इफेक्ट हुए वो मेंटली इफेक्ट हुए। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपको क्या लगता है कि कोविड के हालात में किस तरह के प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़े, मेंटल इश्यूज क्या क्या हुए, और फिर अगर कोई फेस कर रहा है ये इशू तो उसको ओवरकम कैसे करना पड़ेगा? फरा, मैं पहले आपको थोड़ा सा स्टार्ट में बताऊंगी कि देखें, सबसे पहली जो चीज़ है ना हम फेस करते हैं, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम है, मेडिकली इशू है, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अच्छे से बताएंगे जी देखें मेरी रिपोर्ट में ये आया, मेरे सर में दर्द था, मेरी किडनी में पेन था, तो मुझे ये डायग्नोज हुआ। तो जब आप आप सोसाइटी में ये भी बता देती कि मेरे दांतों में प्रॉब्लम, मैंने दांत निकलवा दिए। आप ओपनली बात कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैडम भी माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस उनका रहा है, तो हमारा अलमिया ये है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग मोस्टली अवेयरनेस नहीं है। हाँ, हम लोग किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात करना, तो हम जाते हैं तो हमें लगता है सबसे पहले तो हम जाएंगे नहीं कि नहीं मेरे बारे में क्या कहा जाएगा, कैसे होगा। तो दूसरा जो पार्ट आपने बोला, कोविड-19 की वजह से लोगों में डिप्रेशन बहुत हुआ, एंजाइटी बहुत हुई, जिनकी जॉब चली गई, जिनके लव्ड वन चले गए, तो ये सब चीज़ें और साइकोलॉजिकल जो इश्यूज थे वो इंक्रीज़ हुए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये कि एटलीस्ट हम अवेयर हों कि हमारे साथ चल क्या रहा है, और हम अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर रिकमेंडेशन लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मतलब हम चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ओके हालात जो हैं, बिल्कुल हालात नॉर्मल नहीं है। Exactly. सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें नहीं है हालात, तो इन हालात के साथ अब चलना कैसे? हम लोगों की प्रॉब्लम ये ना कि हम लोग टीवी स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर आप उनकी तरफ देखें, बहुत सारे वेल नोन नेम्स हैं जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं इस चीज़ को मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो हमें बात करनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है। चूँकि हम लोगों ने आसमा कोविड-19 और उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो उस पर बात कर रहे थे, आपसे मैं बात करूँगी इस वक्त। तो हांगकांग से कॉल हमारे साथ मौजूद है, देखेंगे कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन है हमारे साथ? कौन है हमारे साथ? आजम खान। आजम खान भाई, बल्कि भाई नहीं बोलूँगी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़ों में से हैं। कैसे हैं आप, ठीक है? मैं तो ठीक नहीं, वैसे तो फोन किया और फिर तो आपको पेनल्टी देना होगा। कल मैंने 200 बार ट्राई किया, मेरा कॉल नहीं मिला। ओके, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, हम माजरत खा हैं। और आजम भाई, आप माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्गों में से हैं, मैंने पहले भी बोला। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो औरतों की प्रॉब्लम्स पे चल रहा है, उनको जो जो मसले जो हैं वो सोसाइटी में फेस करना पड़ता है। तो प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे दुबई आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सेफ है लेडीज के लिए,
तो हांगकांग उस तरीके से है, दुबई तो मुस्लिम कंट्री है ना, यहाँ तो नाम मुस्लिम है। रात को 3 बजे कोई लड़की जाए रास्ते पे, कोई उसको छेड़छाड़ नहीं जा सकते यहाँ तो बहुत टेस्टी है ना। जी जी और दूसरी ये जो साइकियाट्रिस्ट आप है ना। जी जी हेलो जी जी सुन रही है वो आपकी हेलो? आवाज। जी 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 आप हाँ? जी जी भाई आपकी आवाज हम सुन हेलो रहे हैं। आवाज आ रही जी? ओके थैंक यू सो मच आजम खान भाई, आप हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, आप हमारे जो खैबर मिडिल ईस्ट के प्रोग्राम्स हैं वहाँ से कॉल्स करते हैं, हांगकांग से हैं आप, और मुझे खुशी हुई कि आपने आज के प्रोग्राम में भी शिरकत की और आपने ये हमें एहसास दिलाया कि आज K2 प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं दुबई सेंटर, उसमें भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हम लोग बात कर रहे थे कोविड-19 की वजह से जो मेंटल इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। तो मैं आसमा मैम से पूछना चाहूँगी कि चूँकि आप काफ़ी स्टोरीज़ जो हैं वो कवर करती हैं, मैंने तो इनको बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने तो एक ऊपर से एक आइडिया बताया कि इश्यूज़ फेस हो सकते हैं, लेकिन आपने खुद क्या देखा या क्या सोसाइटी में नज़र आया कि कोविड की वजह से किस किस्म के इश्यूज़ लोगों को फेस करने पड़े? देखिए, पहले सबसे बड़ा इशू तो यही हुआ था कोविड की वजह से, जब आप लव्ड वंस आपके बीमार हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। कोविड एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की डिजीज़ थी, उसमें आपको पता ही नहीं था आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, आपके साथ आप ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लाइफ का मसला था। फिर आप बहुत सारे लोगों के जो हैं वो लव्ड वंस की डेथ हो गई, वो वाली स्टोरीज़ भी बहुत सारी आई। फिर उनके जो रिलेटेड इश्यूज़ थे कोविड के, वो बहुत सारी स्टोरीज़ आना शुरू हुई। स्पेशली जो सारा सिस्टम चेंज हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज़ आने शुरू हुए। फाइनेंशियल इश्यूज़ आने की वजह से जो है लोगों को फिर मेंटल हेल्थ जो है बहुत इम्पैक्ट हुई। जब आपके फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो आप मेंटली भी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते एक तरीके से। तो ये बहुत स्टोरीज़ आई कि लोगों की जॉब्स चली गई, उनको जाना पड़ा यूएई से। कई कई साल यहाँ पे थे लोग, बहुत सिक्योर थे, अपने आप को सेफ समझते थे, लेकिन कोविड के आने से हर चीज़ हमने एकदम से बदल गई। बिल्कुल, हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये हो सकता है। मतलब आज कल तक हम नॉर्मल चल रहे थे, देन सडनली समथिंग हैपन, तो वो अनएक्सपेक्टेड था एवरीथिंग फॉर। फिर जब जॉब्स गई हैं, उसके साथ रिलेटेड आपकी यहाँ फैमिली इस्टेब्लिश होती है, आपका घर होता है, तो यूएई में रहने का आपको पता है कि यहाँ परमानेंटली नहीं आप रह सकते। आप यहाँ पे आदत, एक अटैचमेंट हो जाती है, वो भी एक है, मतलब आपका परमानेंट घर नहीं है ना, तो इसका मतलब है आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, आपको फटाफट वो रैप अप करना पड़ा और आपको जाना पड़ा। तो हर चीज़ वाइंड अप करके वो टोटली इन द एंड ये हुआ कि मेंटली लोग बहुत डिप्रेस्ड हो गए, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गया, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और घरों में जब हम बंद हो गए बिल्कुल, वो भी एक नई चीज़ थी हमारे लिए। वो भी बहुत सारी स्टोरीज़ आई थी, लोग तो अब भी बता रहे हैं, और जो डिज़ीज़ में से इटसेल्फ गुजरे हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमें क्या हुआ, ऐसे कभी भी वो बीमार नहीं हुए इस तरीके से। तो वो सिर्फ फिज़िकली नहीं, वो उनको मेंटली भी बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ से। तो ये बीमारी ऐसी है कि आपको फिज़िकली तो इफ़ेक्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से, हर तरीके से आप अफेक्ट और हो। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको मतलब अफेक्ट ना की हो, किसी ना किसी लेवल पे वो अफेक्ट जरूर हो। लाजम। एक्सेप्ट की ना, वो था इसका फियर बहुत था, बिल्कुल, इसका खौफ बहुत था, डर बहुत था। बिल्कुल, इवन के जो लोग थे, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, सॉरी मैं आपकी बात, हाँ मतलब मुझे ब्रेक लेनी। अच्छा ले ओके जी, ऐसा करते हैं, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ओके जी, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और मैंने फरीना मैम की बात जो है वो काटी थी, और उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी जॉब है, बात काटना मेरी जॉब नहीं है, लेकिन ब्रेक्स लेना मेरी जॉब है, तो माफ किया। चले, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी ऐसा करते हैं कि चूंकि फरीना से ही बात हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि हमने बोला था कि हम साथ साथ में थोड़ा नफ्सियात के हवाले से भी बात करेंगे, और मैंने फरीना के बिल्कुल स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में बोला था कि इन्होंने स्पेशल एजुकेशन पे भी काम किया हुआ है। हम फीमेल्स के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि फीमेल सिर्फ वर्किंग लेडीज़ नहीं है, बल्कि मदर्स भी होती हैं। और फिर बीइंग अ मदर आपको बच्चों को बहुत करीब से जो है वो स्टडी करना पड़ता है, और फिर जब बच्चों को स्कूल्स भेजा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा नॉर्मल है स्टडी में, और उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्पेशल एजुकेशन है और नॉर्मल एजुकेशन है, वो एक्चुअली अगर हम उनको उनका डिफ्रेंशिएट हम करना चाहें तो किन अल्फाज में करेंगे? और सेकेंडली ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा दिखने में तो बड़ा नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है, लेकिन हम कैसे स्टडी करेंगे कि उसको कुछ इश्यूज हैं कि उसको स्पेशल एजुकेशन में पहले डाला जाए? फरा देखें, पहली चीज़ तो ये है, एक बार फिर आपकी बात काट लूँ अगर जी आपकी काट लेंगे, आप हमें काट लें। ओके जी, तो ऐसा करते हैं कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी फरा, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ दुबई से। जी मुस्कान, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यासिर साहब कहाँ हैं? यासिर साहब को मैंने बोला कि थोड़ा हमें भी मौका दिया करें ना ये प्रोग्राम करने का। नहीं नहीं, बिल्कुल। पिछले हफ्ते भी आपने प्रोग्राम किया और अब भी किया। अच्छा लग रहा है। उनकी शो में भी जो है वो अब खवातीन की इतनी शमूलियत, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। जी तो आज हमने जो है वो कॉल करने का वो किया। आपके साथ यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं और साथ में जो है वो साइकोलॉजी की फील्ड से जो है वो बैठी हुई हैं फरीना जी। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो कॉल आई मरियम साहबा की, और फिर वो उसमें जिस तरह मेंशन कर रही थी वर्किंग लेडीज के बारे में यहाँ पर जो है जी, तो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि एक तो हमें यहाँ पर रहते हुए सब्र बहुत आ जाता है। ये बात तो क्योंकि हम यहाँ पर तो जो फेस कर रहे होते हैं वो तो हो रहा होता है, लेकिन फिर हमें बैक देयर एट होम भी हमें बहुत सारे सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। बिल्कुल, वहां पे भी हमें काफी जज किया जा रहा होता है। तो इसमें लाइक सब्र जो है वो हमें बहुत आ जाता है। ठीक है, राइट। और हम लोग सीख जाते हैं वही आके। करेक्ट, दैट्स वेरी करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज के साथ तो जो रह रही हैं वर्किंग वुमेन, लेकिन जो सिंगल रह रही हैं, तो फॉर मी दे आर वेरी पावरफुल पीपल, क्योंकि उनके अंदर जितनी भी स्किल्स वक्त के साथ साथ डेवलप हो रही हैं, इट्स लाइक उनकी पर्सनालिटी में एक नई नई चीजें जो है वो देखने को मिल रही होती हैं, जो कि वो उधर पाकिस्तान में रहते हुए जब वो अपनी फैमिली के इर्द गिर्द रह रही होती हैं और सेफ महसूस कर रही होती हैं, तो इतना मतलब पता नहीं चल रहा होता, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। करेक्ट, यहाँ डिपेंडेंट होती है फैमिली पे। यहाँ की जब अकेली रहना पड़ता है, हर चीज फेस करनी पड़ती है, तब जाके मतलब पता चलता है कि यार वी हैव द पावर टू चेंज थिंग्स फॉर आवरसेल्फ। ठीक। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपका काउच जो है वो पाकिस्तानी वर्किंग वुमेन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू, एंड इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच आपका भी, क्योंकि आपने भी जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने कॉल करके भी उन लोगों को रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मुस्कान। जी फराना सही है जी, फरीना। अच्छा, फरीना का मतलब क्या है वैसे? फरीना का मतलब है, वैसे तो ये अरबिक नेम है। ठीक है। तो मेरे फादर उस टाइम दुबई में थे जब मेरी बर्थ हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने ये नाम पसंद किया था और इसका मतलब होता है शान शौकत वाली। जबरदस्त, बड़ा प्यारा नाम एलिगेंट लेडी। जी। और तो हम बात कर रहे थे स्पेशल एजुकेशन। जी, मैं इन्हीं की बात, जिन कॉलर थी इनको ज़रा कंटिन्यू करूँगी। स्पेशल पे हम बात कर रहे थे, तो हम खुद स्पेशल हैं, जो हम यहाँ पे रह रही हैं, हम यहाँ सर्वाइव कर रही हैं, तो वी ऑल आर स्पेशल। अपने लिए क्लैपिंग करें। बिल्कुल हम स्पेशल। ओके, ग्रेट, ठीक है जी। तो अब आते हैं स्पेशल एजुकेशन की तरफ। तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन ज़रा रिपीट करेंगे। आप स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो दिखने में नॉर्मल है बट एक्चुअली उसको थोड़ी बहुत स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, या क्या कैटेगरीज होती हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये हम नॉर्मल स्कूल से स्टार्ट करेंगे कि जो टीचर्स होती हैं उनकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी अवेयरनेस पाकिस्तान में है नहीं है। जो नॉर्मल स्कूल है, स्पेशली गवर्नमेंट, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो लाइक बच्चे हैं उनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो पहली तो मेरी टीचर्स के साथ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको खुद थोड़ा सा उनकी ट्रेनिंग ऐसी की जाए कि उनको आइडिया हो। स्पेशल एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चे के हाथ पाँव ख़राब हैं, अगर उसको डिसलेक्सिया भी हो सकता है, इसको एकोलेलिया भी हो सकता है, ये हमारी डिफरेंट टर्म्स होती हैं। तो टीचर को थोड़ा सा इतना ट्रेन करना चाहिए कि वो खुद इस चीज़ को पिक कर सकें। पहली बात तो ये। तो जो स्पेशल एजुकेशन में आप बात करिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी होता है कि अपेरेंटली आपको पता चल जाता है इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेंटल हेल्थ से, मेंटल रिटार्डेशन से रिलेट करती हैं। तो वो जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, किसी को स्पीच में प्रॉब्लम है, किसी को वर्ड्स दिखते नहीं हैं उस तरह से,
तो ADHD है, मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो टाइम टू टाइम फिर आपको मतलब हम लोग समझ तो आती चूंकि हैं। साइकोलॉजी की फील्ड से, मैम आप भी मेरे साथ आप एक्सेप्ट करेंगी कि जो मैं बोल रही हूँ कि हम लोग को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हमारी नज़र में जो अभी जाके मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है, मुझे ये हुआ है कि मुझे याद है मेरे एक भाई है, वो B और D और उनकी जो डायरेक्शन होती है उस पर कंफ्यूज होता है वो, अगर उसको राइट साइड पे लिखना है उसको लेफ्ट साइड पे, माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, कॉलेज जाता है, लेकिन वही बात जैसे फरीना ने बोला, अवेयरनेस की कमी है। दैट टाइम उस बच्चे को बड़ा डांटा जाता है कि यार दिख रहा है ना, इसको सीधा लिखो, उल्टा लिखने और का। जुल्म ये But होता है actually कि problem टीचर जो है उसके ऊपर वो उसको डंडा चला रही होती है कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे, उसको प्रेशराइज किया जाता है, अंडरस्टैंड नहीं किया जाता कि बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, हमें अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए कि हम एटलीस्ट ट्रेन करें अपनी टीचर्स को। ठीक है। सबसे लोअर स्टेज जो है, जो हम बच्चे की नफ्सियात की डिफाइन करें एजुकेशन में, तो अगर आप किसी को जज करिए, लेट सपोज मैं वो बच्चा हूँ, आपने मुझे चेक करना है, मुझे स्टडी करना है, तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको लगेगा कि यार फ़र्क हो, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है? मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें थोड़ा ऐसी सादा होती अल्फाज हैं, में ना, मतलब मेरे जैसे लोग समझ कुछ तो सकें। ऐसे होते हैं कि आपको अपेरेंटली पता लग जाता है, उनके सामने फीचर्स से। इस तरह के होते हैं, डाउन सिंड्रोम है, आप लोग खुद भी गूगल कर सकते हैं, उनके फीचर्स इस तरह के होते हैं कि आपको देख के फौरन पता चल जाता है कि ये कुछ उस लोग की look कैटेगरी से से पता चल है। जाता है। एग्जैक्टली। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को उठा रही हैं, फोकस नहीं है, तो ये भी एक आपका हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको खेल ही खेल में जज कर लेते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आसमा से पूछना चाहूँगी, थोड़ा जर्नलिज्म फील्ड से हट के, और बीइंग अ मदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो टीचर्स के अलावा हमारे पेरेंट्स का इसमें कितना रोल है कि वो भी, क्योंकि जब तक वो स्कूल नहीं जाते, पैदाइश से लेकर स्कूल के टाइम तक, तो वो अपनी माँ के पास रहते हैं, तो क्या माँ भी इसमें बच्चों को हेल्प आउट कर सकती है कि भाई मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आगे फेस हो सकती है, कर सकता है? मेरा ख्याल है सबसे पहले अगर डायग्नोज करती है तो वो माँ ही करती है, सही। बिकॉज माँ को पता चलता है, और मतलब पेरेंट्स सबसे पहले देखते हैं और उनको ये अंदाज़ा हो जाता है देयर समथिंग नॉट नॉर्मल विद माई चाइल्ड, जो माइलस्टोन्स हैं वो बच्चा उनको मीट नहीं कर रहा है, फिर वो लेके जाते हैं टू डॉक्टर्स फॉर हेल्प एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली जब आपको डॉक्टर भी बताता है, गाइड करता है कि दिस इज़ इट, तो अगेन इट कम्स बैक टू पेरेंट्स, मदर्स को ही करना पड़ता है, फादर्स को ही मिल के जो है वो करना पड़ता है अपने बच्चे का ख्याल। तो एक बहुत बड़ा रोल है। बट फरीना की बात को आगे बढ़ाते हुए जो बात कर रही थी, यूएई में बहुत हमारे लिए, अगर आप यहाँ हैं तो यू आर लकी, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स फिर भी ट्रेंड हैं, आपको स्कूल में भी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चों को ऐसे इश्यूज़ हैं, प्लस जो है वो स्पेशल नीड्स स्कूल भी हैं, और अब मेन स्ट्रीम जो स्कूल्स हैं ना उनमें भी गवर्नमेंट की तरफ से ये उनको ऑर्डर्स आए हैं कि आप बच्चों को लें जो कि केपेबल हैं बच्चे लर्न करने के, उनको भी एब्जॉर्ब किया जाए, और उनके साथ एक शैडो टीचर्स रखी जाती हैं, स्पेशल टीचर्स रखी जाती हैं। तो यूएई में आपको इस चीज़ का फ़ायदा है कि आप कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट देन आपके बच्चों को ये काइंड ऑफ सपोर्ट मिलती है, एंड ऑब्वियसली स्टार्ट तो होता ही पेरेंट्स से है, और सारी उम्र जो है वो पेरेंट्स हैव टू बी, यू नो, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। बिल्कुल। अगर हम क्लास के स्टूडेंट्स पे नज़र डालें और हम खुद थोड़ा स्कूल टाइम में जाए, तो हमें याद आएगा कि हमारी अपनी ही क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो बहुत एक्टिव होते थे, कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो एक्चुअली इंटेलिजेंट होते थे लेकिन बहुत क्वाइट होते थे, वो शो नहीं करते थे जो उनमें टैलेंट होता था। तो शायद ये हो सकता है कि घर की तरफ से समटाइम पेरेंट्स की थोड़ी सी होती है कि वो बच्चों को उतना तवज्जो नहीं दे पाते कि वो क्वाइट के क्वाइट ही रह जाते हैं, और उनकी जो खूबियाँ होती है वो निखर के बाहर आती नहीं है। लेकिन जब एक इंसान ग्रो हो रहा होता है, एक बच्चा एक इंडिविजुअल बन रहा होता है, वो सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होती, माँ के साथ बाप की, फिर उनकी पूरी इंटायर जो फैमिली होती है वो होती है, फिर उसका स्कूल सिस्टम होता है, फिर एक सोसाइटी होती है, फिर आप एक इंडिविजुअल बनते हैं ना, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत उस हिसाब से ही बनती है। तो वो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, तो हम सारे मिल के मोल्ड करते हैं ह्यूमन बींग्स को। तो जहाँ पे भी कमी रह जाती है तो वो फिर जाहिर है वो फिर कहीं जाके जो है वो शो तो होती है। ये बेहतर बता सकेंगी फरीना, बिकॉज साइकोलॉजी है ये। मेरे चूँकि प्रोग्राम का टाइम भी आई थिंक थोड़ा कम है, तो मैं चाहती हूँ कि चूँकि जैसे आपने बोला कि फरीना बता सकती हैं, तो ये साइकोलॉजिस्ट है। तो मुझे याद है एक वक्त में मैं एक रेडियो पाकिस्तान से एक प्रोग्राम करती थी जो कि साइको सोशल इश्यूज़ पे होता था, और वहाँ पे सारे ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एंड जो भी आपको साइको सोशल इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो उस पर हम लोग को साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनसे बात करनी पड़ती थी। एंड सम टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार सबसे पहले तो मैं ही नफ्सियाती मरीज़ हूँ, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स मुझ में मौजूद हैं, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया,
मैं ये बोलूँगी, आई थिंक मैं गलत नहीं होंगी कि अगर कोई ये बोले कि मैं कम्प्लीटली हेल्दी हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। हर किसी को कहीं ना कहीं डिप्रेशन या स्ट्रेस हो रहा होता है। तो फरीदा, अगर आपके पास कोई एक ऐसा मरीज़ आता है जो कि नॉर्मल है लेकिन उसको डिप्रेशन है, वो हेल्दी भी है, उसके पास माशाल्लाह दौलत भी बहुत है, उसके पास सब कुछ है, बट स्टिल उसको लगता है कि यार मुझे अभी भी स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो इस तरह के केसेस को आप आइडेंटिफाई कैसे करती हैं और फिर उनको आप सॉल्व कैसे करती हैं? फरा, पहली बात तो ये कि ये जो एक मिसकंसेप्शन है मेंटल हेल्थ को लेके, हर बंदा डिप्रेस होता है। मेरी नज़र में या मैंने जितनी स्टडी किया है, एक नॉर्मल बंदे के लिए वीक में एक दिन स्ट्रेस लेना बहुत ज़रूरी होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारे दिन ही खुश रहें, आप पूरा मंथ खुश हैं, तो इट मीन्स कि ये भी अब नॉर्मेलिटी है। तो आपको कुछ चीज़ों का स्ट्रेस मिलता है और आपको लेना चाहिए, इट्स हेल्दी। हम सब इस चीज़ को फेस करते हैं, तभी हम कहते हैं यार हम डिप्रेस हो गए। तो हर नॉर्मल बंदा डिप्रेस होता है। जो चीज़ें बहुत एक्सीड कर जाती हैं वो फिर ज़्यादा अब नॉर्मेलिटी में आता है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें मैं उनको बोलूँगी। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, एक बंदा हेल्दी भी है, वेल्थ भी है उसके पास, तो चूँकि मैंने काफ़ी अर्सा ये साइकोलॉजी मतलब मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, 10 से 12 साल मैंने इसको पढ़ा भी है। पाकिस्तान में मैंने फाउंटेन हाउस में इंटर्नशिप भी की है, काम भी किया है इन लोगों के साथ। तो अपार्ट फ्रॉम माय फील्ड, एक बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात कहूँगी कि हाँ, मेरा सब्जेक्ट है, मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि जितना हम लोग अपने मज़हब से दूर हैं, अपने अल्लाह से दूर हैं, उतना हम ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। ये कोविड को आप एक साइड पे करें, कोविड पर्सन और नॉर्मली सब लोगों के साथ एक इशू चला है, लेकिन अगर हम एक जनरल बात करते हैं तो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी एक कोट है कि मुसलमान को कभी डिप्रेशन हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे दीन में है कि ना उम्मीदी कुफर है। तो ठीक है, बहुत सारी वजूहात होती हैं, इंसान डिप्रेस होता है, एंजाइटी भी आती है, पैनिक भी हम होते हैं, नॉर्मली हम सब लोग इसी से गुजरते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जितना अल्लाह से ताल्लुक़ अपना मजबूत करेंगे, आपको इन चीज़ों को ओवरकम करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, आई थिंक आसमा, शायद आपने भी ये चीज़ फील की होगी कि मोस्टली हम लोग को डिप्रेशन ये होता है कि शायद हम अपनी खुशी और अपने सुकून को ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ लेते हैं। हमारी ख्वाहिशात जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और आज के दौर में अगर आपके पास फैमिली है, आपके पास पेरेंट्स हैं, सपोर्टिव फैमिली है, तो यू आर लकी पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं ये ज़रूर कहूँगी, और हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए। आसमा, आप कुछ कह रही थी? बस मैं यही कह रही थी, आप सही कह रही हैं, हमने बिल्कुल अटैच कर ली अपने आप को इन चीज़ों के साथ। तो ज़ाहिर है वो चेंज आती है हमारी लाइफ में, तो हमें लगता है पता नहीं दुनिया उल्टी हो गई, ये क्या हो गया, रूटीन से हट के सब कुछ हो गया। कोविड आया तो जो चीज़ नॉर्मल चल रही थी वो बंद हो गई, तो हमने कहा बस हम डिप्रेस्ड हो गए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा हमें ये भी क्लियर अब कर लेना चाहिए, फारीना यहाँ बैठी हैं, ये बता सकेंगी कि डिप्रेशन का वर्ड हमें कब यूज़ करना चाहिए। इतनी छोटी सी जब चीज़ होती है, वो क्या वाकई डिप्रेशन होता है? सुनने में आपकी बड़ी अच्छी बात है। मैं जब सुनती हूँ ना, हर दूसरा बंदा कह रहा होता है यार मुझे डिप्रेशन हो गया, तो मैं बोलती हूँ इन लोगों को पता है डिप्रेशन किस बला का नाम है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे अपनी बात शेयर करना चाहूँगी कि सम टाइम इवन अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे बिठाए मैं बोलूँगी यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मतलब बैठे बिठाए आपको ऐसे ही लग रहा है हर चीज़ स्ट्रेस नहीं है। देखिए, आप उसको सर पे एक होता है हेल्दी स्ट्रेस है या हेल्दी डिप्रेशन है कि आपका कोई टास्क है, में भी हेल्दी जी, आपका कोई गोल है, आप वो अचीव नहीं कर पा रहे, आप उसका स्ट्रेस ले सकते हैं, बट इन अ हेल्दी वे कि मुझे इसको कंप्लीट करना है, मेरा ये टाइम पीरियड है, या जो भी मेरे गोल मीट नहीं हो पा रहे, आप उसको गोल को आपने मीट कर लिया तो योर डिप्रेशन शुड बी फिनिश्ड। लेकिन अगर आप उसको मजीद ओ गॉड अब ये पूरा हो गया, अब क्या होगा, तो ये हम इसको नॉर्मलिटी कहते हैं, ये एक्स्ट्रा डिप्रेशन होता है। तब हम उसको हमें फिर कुछ और वर्ड ढूंढना चाहिए डिप्रेशन के अलावा, हमें यूज नहीं करना चाहिए। बस आज हम खुश नहीं है ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वी आर अनहैप्पी एंड समथिंग लाइक दैट। बट डिप्रेशन, सॉरी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म है और पता नहीं फिर आई डोंट नो कभी साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठने का टाइम जो है वो मिले। आपसे मैसेजेस भी मैं लेना चाहूँगी, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस में जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जिस फील्ड से वाबस्ता होते हैं, हमें लगता है कि वो इश्यूज हमें भी चल रहे हैं। तो मैं थोड़ी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करके बात करूँगी कि हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जो साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात होते हैं, आप माइंड मत कीजिएगा, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करके खुद
नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है? ये ऐसा क्वेश्चन है फरा, मैंने हर दूसरे बंदे से सुना है, इवन मेरी फैमिली में मुझे कहा जाता है क्या पागल है? हाँ, ये पागल हो गई है। मतलब अब उसकी रीज़न क्या है, मैं आपको उसकी रीज़न बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये, जो डॉक्टर होता है MBBS है, वो भी सारा दिन डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को देखते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते। एक तो ये लेबल खामखा हमने एक मफरूज़ा बना लिया हुआ है, ये गलत है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि हमारा काम ही होता है उसकी ऑब्जर्वेशन करना। मैं आपसे बात कर रही हूँ और डॉक्टर जो है वो आपका एक्सरा करेगा तो उसको पता चलेगा, ब्लड टेस्ट लेगा क्या बीमारी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने आपकी बातों से आपकी बीमारी निकाल लेनी है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अभी बैठे बैठे भी आप शायद फरा को और आसमा को जज कर रही हैं, रीड कर रही हैं, और मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या जज किया। चले बाद में पूछेंगे। तो ये इस वजह से लोगों को फिर सस्पिशियसनेस हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते जी। हैं, तो इसलिए फिर कभी कभी इवन एक थोड़ी सी मैं आपको बात बोलूँगी, मैं खुद जब जॉब करती थी तो मैं सब लोगों के साथ बात करके 8 घंटे गुजार के जब मैं बाहर आती थी तो मुझे लगता था सब लोग वैसे हैं। ओके, अच्छा जी, तो प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। आसमा, मैं एक शॉर्ट सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को, हमारी वर्किंग लेडीज़ को, या जो भी आप चाहती हैं कि स्क्रीन पे दुनिया सुने आपको, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगी कि थोड़े दिन पहले जो है वो बड़ी एक अमेजिंग खातून के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने जो है वो एक पहाड़ सर किया, और वो पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने जो है वो पहाड़ सर किया, 8,000 मीटर्स उन्होंने सर किया। तो वो भी यही कह रही थी कि देखें, और मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि औरतों को अपनी गोल्स एक तय कर लेने चाहिए, और कोई भी चीज़ के लिए अगर जब आपने वर्क करना है तो स्लोली बिट बाय बिट करके काम करें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आपको जो है वो रोका जाता है, और ऑब्वियसली आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट, पाकिस्तान जैसी कंट्री में और पाकिस्तानी औरतों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट जस्ट फिक्स अ गोल फॉर योरसेल्फ, कुछ ना कुछ गोल लाजिम अपनी लाइफ का रखें कि आप सुबह जब उठें तो आपको ये पता हो कि आज मैंने दिन में ये करना है। सो हम बहुत केपेबल हैं, हम एजुकेटेड भी हैं, हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, तो उस टैलेंट को पहचानें एंड प्लीज़ वर्क टुवर्ड्स इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत मैसेज। और इन्होंने जिन ग्रेट लेडी की बात की, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो रज़िया सुल्तान के प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आ चुकी है, नाइला, राइट? बिल्कुल, नाइला खियानी। नाइला खियानी, तो हमारी तरफ से भी उनके लिए बोलूँगी कि थैंक्स, क्योंकि उन्होंने हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ को रिप्रेजेंट किया है। तो फरीना, आप भी कुछ छोटा सा छोटा सा मैसेज। ओके, मैं ट्राई तो करूंगी, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, तो मैं नहीं, लेकिन प्रोग्राम के टाइम इजाजत नहीं दे। नहीं, प्रोग्राम के टाइम में इजाजत नहीं, शॉर्ट सा मैसेज जी। तो क्योंकि मेरे पास 2 चीज़ें थी, एक तो ये था कि मेंटल हेल्थ के बारे में मैं शॉर्टली इसको ज़रा समराइज़ करने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस बात पे बात करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, तो यू शुड गो टू योर साइकोलॉजिस्ट। हम लोग नहीं जाते जहाँ से हम लोग बहुत स्टक हो जाते हैं और मज़ीद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पहली चीज़। अब जो दूसरी बात आ गई वर्किंग वुमेंस की, तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करिए, जैसा कि मैम ने कहा, तो तभी आपको बाहर निकलना चाहिए। और आप क्वालिफाइड हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको अपने स्किल्स का पता है, पूरा होमवर्क है, तब निकलें। और ज़रूर निकलें, क्योंकि औरत के बगैर तो दुनिया भी, मैं कहती हूँ, शायद नहीं चल सकती, क्योंकि हर फील्ड में हम लोग हैं जी। ओके, थैंक यू सो मच आसमा, थैंक यू सो मच फरीना। आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स जो है वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि माशाल्लाह हमारा 1 घंटे का दौरानिया था, लेकिन उसमें हमने बहुत सी चीज़ें जो है वो कवर्ड की। इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर सेम टॉपिक पे कभी बात करेंगे। अब फराज आपसे इजाज़त चाहेंगी, और एक शॉर्ट सा मैसेज मैं भी अपनी बहनों को देना चाहूँगी कि जब आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलती है, सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट मिलती है, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप उस ट्रस्ट और उस सपोर्ट को कितना पॉजिटिवली लेके चलती हैं, क्योंकि आज आप कुछ अच्छा करेंगी तो पीछे आपके पूरी फैमिली है, जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियां हैं जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आप अच्छा चलेंगी तो बाकी लड़कियों के लिए रास्ता जो है वो खुलेगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फराह खान, परदेसा दे रंग की पूरी टीम जो है वो आपसे इजाज़त चाहेगी। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।